बागबान की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पूरी सीरीज में हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे बेहतरीन सफर पर जो होगा फसलों के खेतों से लेकर बाजार में होते हुए हमारी और आपकी रसोई तक पहुंचने का। हमारे रास्ते में पड़ने वाले उन ऐतिहासिक और पौराणिक स्थलों से रूबरू करवाएंगे जिनका भारत के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बागबान की रसोई का ये स्वाद भरा सफर। ऐसी सब्जी जो पोषक तत्वों की खान है। ये सब्जी हमारी सेहत के साथ साथ हमारे स्वाद का भी ख्याल रखती है। देखने में थोड़ी छुई मुई सी लगती है, नाजुक सी है, लेकिन ये आपके और हमारे दिल का बहुत बेसब्री से ख्याल रखती है, हमारे दिल को मजबूत बनाती है। यूं तो इसका वैज्ञानिक नाम है डेकस कैरोटा, लेकिन हम और आप इसे जानते हैं गाजर के नाम से। कहा जाता है कि गाजर की खेती सबसे पहले एशिया में की गई थी। भारत में ही पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और असम में इसकी खेती की जा रही है। और आज मैं गाजर के खेत में हूँ और सामने किसान काम कर रहे हैं। तो आइए फिर बात करते हैं किसानों से। जी नमस्कार। नमस्कार जी। आपका नाम क्या है? दिनेश कुमार सैनी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि ये जो गाजर की खेती आप कर रहे हैं, ये लगभग कितने समय से कर रहे हैं? काफी 15-20 साल से कर रहा हूँ। और ये किस सीजन में या कहें कि कब इन्हें बोया जाना चाहिए? सितंबर महीना उपयुक्त है इसके लिए, उसमें बोई जाती है। तो यानी सिर्फ सितंबर में? ऐसा नहीं है कि पूरे साल हम इसकी बुआई नहीं, पूरे साल नहीं कर सकते। और सिंचाई का क्या रहता है इस फसल में? सिंचाई इसकी 3 बार सिंचाई आती है। एक तो बुआई पे होती है और उसके बाद नलाई वगैरह के बाद 3 पानी की। चलिए अभी और बात करते हैं। हमारे जो आगे और किसान बैठे हैं उनसे भी पूछा जाए। जी नमस्कार। नमस्कार जी। आपका नाम क्या है? विनोद कुमार सैनी। मुझे ये बताइए कि ये जो गाजर है, इसको बोने से लेकर जब ये पूरी फसल तैयार हो जाती है और जब हम इसे मंडी में लेकर जाते हैं, तो उस पूरी प्रक्रिया के बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए। सबसे पहले तो हम इसको जो है ना क्या करते हैं, ट्रैक्टर द्वारा तैयार करते हैं खेत को तैयार करने के बाद उसमें जो है ट्रैक्टर के द्वारा ही ये जो है मेड़ बनाई जाती है, डोल जो है, और उस पर ऊपर से जो है बीज डाल दिया जाता है। 1 इंच का गैप इसमें रहता है। उसके बाद ये 90 दिन में तैयार होती है। 90 दिन में तैयार होने के बाद इसके जो ये देख रहे हो आप, ये तो इसको जो है इसकी कटिंग की जाती है। इसे ये जो हरा हरा चारा है या इसे क्या बोलते हैं? ये चारा है, ये पशुओं के चारे के काम आता है। अच्छा, ये फिर मैंने सुना था कि नीचे गाजर और ऊपर गजरा, तो ये गजरा यही है? गजरा बोलते हैं इसको। अच्छा। लेबर जो है इसकी छटाई करती है। अच्छा, एक चीज मुझे जाननी थी, क्योंकि जब फसल हम बोते हैं कोई, तो उसमें रोगों का खतरा बहुत रहता है, तो इस फसल में भी कोई ऐसा खतरा रहता है? हाँ, इस फसल में होता है कि ये जो जैसे अब ये पत्ता पीला पड़ रहा है, ये जब छोटा होता है तो ऐसा ही पत्ता पीला पड़ जाता है इसका। तो जब पत्ता इसका पीला पड़ता है तो उसके बाद क्या है कि हम जो है डीलर के पास जाते हैं जो दवाई विक्रेता है, क्योंकि इसके नीचे एक सफ़ेद रंग का कीड़ा होता है, वो पत्ते का जो रस है वो चूस लेता है, तो इस वजह से ये पीला पड़ जाता है। मतलब वो कीड़ा पत्ते के नीचे होता है? पत्ते के नीचे होता है। अच्छा। हाँ। क्या इसके अलावा कोई और रोग भी होता है? कभी कभी अधिक वर्षा हो जाती है बीच में, तो उसमें क्या होता है कि जैसे ये अभी हम दिखाएंगे, जैसे ये गाजर है, ये काला पड़ रहा है। एक चीज़ ये भी है कि इस गाजर को अधिक पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती, अधिक सिंचाई की। यहाँ तो हमने देखी कि फसल तैयार है, लेकिन मुझे अब ये जानना है कि इसकी खुदाई कैसे की जाती है, तो उसके लिए फिर हमें कहाँ जाना होगा? दूसरे खेत में है, पास में आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। आइए चलिए। तो यहाँ पर गाजर की खुदाई हो रही है। अच्छा, एक बार फावड़ा इधर मारते हैं और एक तरफ एक बार इधर। एक इस साइड में और दूसरी साइड। अच्छा, बीच में नहीं है ये? बीच में बाद में मारते हैं। अब ये जो गाजर हैं वो खुदाई तो हो गई, उसके बाद आगे क्या किया जाता है? उसकी सफाई करते हैं। अच्छा, मिट्टी में हो रही है ये। हाँ। इसको चाकू से
साफ करते हैं। अच्छा, ये मिट्टी सारी निकाल देते हैं इसकी? सारी निकाल लेते हैं और ये हरा डांट लाया इसको काटते हैं। अच्छा, साफ करके फिर इनको बोरी में पैक करते हैं। अच्छा, उसके बाद की प्रक्रिया क्या है? उसके बाद ये धुलाई करने के लिए जाते हैं मशीन पर। उसके बाद धुलाई होती है, फिर इनके बाद इनकी छटाई करके वगैरह बोरी में डाल के जब ये बिकने जाते हैं। छटाई मतलब साइज के हिसाब से? साइज के हिसाब से छटाई अलग अलग तरीके करनी पड़ती है। बारीक गदर अलग और मोटा अलग। अच्छा, फिर उन्हें अलग अलग बोरों में भर कर और फिर आप बाजार में चले जाते हैं? बाजार में तो नहीं, बाजार की तो आवश्यकता पड़ती नहीं, क्योंकि यहीं पर आके खरीद लेते हैं, हमें मंडी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। खेत से लेकर गाजर का मार्केट तक का सफर कैसा रहता है, उसके बारे में जानकारी देने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन खेत पर आने से पहले आपने मुझे कहा था कि आप मुझे यहाँ की रेसिपी जरूर खिलाएंगे जो गाजर से बनी होगी। तो बताइए आज आप कौन सी रेसिपी मुझे खिलाने वाले हैं? चलिए आप घर चलिए, आपको हम गजरबत खिलाएंगे। गजरबत, तो ठीक है, फिर आप जब तक गजरबत की तैयारी करते हैं उसे बनाने की, मैं अपना एक छोटा सा काम करके आती हूँ। ठीक है, ओके। आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बागबान और उसकी फसलों की अच्छी पैदावार के बीच में एक सेतु का काम करते हैं जिला उद्यान अधिकारी, और उनकी कोई भी शंका जो होती है हमारे किसान भाइयों की, उसका समाधान करते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं मेरठ के जिला उद्यान अधिकारी श्री गंपाल सिंह जी। गंपाल सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले तो ये बताइए कि गाजर की जो खेती है मेरठ जिले में कितने एरिया में की जाती है? वो पूरे जनपद में लगभग 140 से 150 हेक्टेयर जनपद में गाजर की खेती होती है, और इसका यह उत्पादन 250 से लेकर 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। औसतन उत्पादन 275 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। इस प्रकार 3500 से लेकर 3850 मैट्रिक टन इस जनपद में गाजर उत्पादन हो रहा है। और अगर हम बात करें गाजर की वैरायटी की, तो उसके बारे में कुछ बताइए। गाजर की विभिन्न वैरायटी हैं। पूसा रुधिका है, पूसा हिमाली है, पूसा मेघाली है, नैन ज्योति है, पूसा नेतस है, पूसा केसर है। ये इस जनपद की विशेष तौर से प्रजातियां हैं जी। तो इनमें कोई प्रजाति ऐसी भी है जिसका उत्पादन बहुत ज़्यादा होता हो, या फिर सभी का उत्पादन लगभग समान होता है? उत्पादन पर सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है इस बात का, ना अपने अगेती बोई या मध्यम बोई या पछेती बोई, उस पर डिपेंड कर जाता है। अगेती में थोड़ा सा उत्पादन कम हो पाता है, लेकिन अगर मध्यम हो जाती है, ये हमारी जुलाई से लेके अक्टूबर सोविंग होती है, तो जनरली जो अगस्त में बुआई होती है उसका उत्पादन बहुत अच्छा आता है। गाजर में इतने सारे न्यूट्रिशंस वैल्यू होती है, इतने सारे पोषक तत्व होते हैं कि अगर हम उनकी गिनती करने बैठे तो बहुत वक्त निकल जाएगा। वो जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उनके बारे में बताइए। देखिए, इसमें गाजर में विशेष रूप से कैरोटीन पाया जाता है, जो विटामिन ए सब प्रचुर मात्रा में होता है। तो गाजर का इसीलिए बहुत से जूस वगैरह लेने के बाद इससे आंखों की रोशनी पर बहुत अच्छा इसका असर पड़ता है। विटामिन ए बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है इसमें। जैसे हम फसल कोई भी बोते हैं और उसके जो पूरे पकने की जो अवधि होती है, उस बीच में कुछ रोगों की भी परेशानी रहती है फसलों में, तो उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, रोगों में बहुत ज़्यादा इसमें रोग नहीं आ पाते, लेकिन जो अगर इसमें कीट लग जाते तो इंडोसल्फान, मेटासिस्टक्स, इनका स्प्रे करके इसका कंट्रोल कर लिया जाता है। मान लीजिए कोई और किसान भाई जो अभी तक जिन्होंने गाजर की खेती नहीं की है, लेकिन वो गाजर की खेती अब करना चाहते हैं किसी और का अच्छा उत्पादन देखकर, तो उनके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे उन्हें, कि उन्हें क्या रिकमेंड करें कि हाँ, आपको गाजर की खेती करने से ये लाभ होंगे? जो फसलें काश्तकार दूसरे करते, उसके आर्थिक वैल्यू और उसके बारे में हम अंतर नहीं समझाएंगे तब तक प्रेरित नहीं होता। हम ये कहेंगे, अगर गेहूँ की खेती आप करो, 1 हेक्टेयर में आपका इतना उत्पादन होगा, जैसे आपका ये 10-15 क्विंटल 20 क्विंटल पे हुआ, लेकिन अगर गाजर का हम करेंगे तो 250 से लेकर 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। अब 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर में नॉर्मली अगर गाजर काश्तकार के यहाँ से बिकता है
तो 8 रुपये किलो के हिसाब से बिकता है। तो अब आप देखेंगे 250 इंटू 8 किलो, 8 रुपये के हिसाब से कैलकुलेट, तो इतना हम गेहूं के उत्पादन से नहीं ले सकते जितना मिससे है। जनरली गाजर की खेती अगर करें मिनिमम हम जो है करीब 2.5 से 3 लाख रुपए पर ईयर, इससे बहुत आसानी से हम कमा सकते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए हमें कि जैविक खेती और जो हम सामान्य खेती करते हैं गाजर की, इन दोनों में क्या फ़र्क है? पहले हमारे पूर्वज जी बिना रासायनिक उर्वरक खेती करते थे, लेकिन देश के सामने बड़ी संकट आया कि उत्पादकता बढ़ाया जाए। हम उत्पादक बढ़ाने की दृष्टि को रखते हमने रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया। एक तरफ हमने उत्पादकता बढ़ाया, लेकिन दूसरी तरफ हमने अपने स्वास्थ्य को हमने के दिया। जैसे हम रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं और इंसेक्टेंट पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे जो आदमी को ह्यूमन बॉडी के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो विशेष तौर से सब्जी की फसलों पर तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि हम जैविक की तरफ बढ़ें। ये जो बड़े बड़े सिटियाँ वहाँ जैविक उत्पाद को बड़ा पसंद किया जा रहा है। तो सब्जियों में तो विशेष तौर से मैं ये चाहूँगा कि जैविक खेती ही करना चाहिए। उसमें जैविक खेतियों में आपका ये रासायनिक उर्वरक न डाल के कंपोस्ट खाद डाला जाए, गोबर की खाद डाला, सनई ढैंचा बोझ के खेत की उर्वरक सकता और हुमस को बढ़ाया जाए। और जब उन पे बीमारी अगर लग जाए, कीड़े अगर लग जाए, तो नीम ऑयल से भी उनको कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि सब्जी पर सीधे डायरेक्ट हमारे कॉन्टैक्ट में आता है। और अगर हम सब्जी पर रासायनिक और जो केमिकल यूज करते हैं, उसका स्प्रे करने के करीब 20 दिन तक प्रभाव खूब बना रहता है। काश्तकार भी कम समय में ज़्यादा लाभ लेना चाहते। तो मैं किसान भाइयों से मेरी अपील है कि हमें अपना ही लाभ नहीं देखना, हमें देश के प्रति जो मानव हैं उनके स्वास्थ्य के प्रति भी हमें सजग रह के काम करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आपने ये बहुत अच्छी जानकारी दी है, लेकिन मैं इसके साथ एक चीज़ और जानना चाहूँगी कि गाजर की खेती करना हमारे किसान के लिए कितना लागत प्रभावी है? देखिए, किसान कंपेरिजन सीरियल्स एंड पल्सेस क्रॉपों की तुलना में अगर देखा जाए तो सब्जी वाली खेती ज़्यादा लाभप्रद होती है, क्योंकि सब्जी तो आदमी पर डे पसंद करता है खाने में, तो उनकी डिमांड भी ज़्यादा है और इसका उत्पादन हम करके अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। दूसरी फसलों की तुलना में ज़्यादा लाभ मिलता है सब्जी की फसलों में। और सिंचाई के जो साधन, जो फ्लड सिस्टम से सिंचाई करते हैं, उससे आपकी लागत बढ़ जाती है, लेबर लग जाती है और बिजली या इंजन जो भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, उसके अंतर्गत गवर्नमेंट जो 80 से 90% सब्सिडी देती है, तो वो कम समय में आपके ज़्यादा फसल को सिंचित कर लेता है। और गाजर में तो अगर मैं अभी देख रहा था, इसमें क्लोज स्पेसिंग पे अगर आप ड्रिप इरिगेशन लगवाएंगे तो एक तो अच्छी क्वालिटी की गाजर पैदा होगी और प्रोडक्शन भी अच्छा आएगा। आपने वक्त निकाला और यहाँ तक आए और हमें इतनी सारी जानकारी दी गाजर के बारे में, गाजर की खेती के बारे में, और कैसे किसान इस जानकारी का लाभ प्राप्त कर सकता है और अपने आप को समृद्ध बना सकता है। इन सब जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मेरठ के जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर गमपाल सिंह जी, और मुझे पूरा भरोसा है कि इनके द्वारा जो जानकारी दी गई है वो आपको जरूर पसंद आई होगी। और मेरा विश्वास है कि ये प्रोग्राम हमारे किसान भाइयों के लिए जरूर लाभदायक सिद्ध होगा। तो चलिए फिर हम अब चलते हैं हमारी उस रेसिपी की तरफ जो हमारा इंतजार कर रही है। लेकिन उससे पहले क्यों ना यहाँ आसपास के जो दर्शनीय स्थल हैं उनके दर्शन किए जाएं। तो चलिए मेरे साथ। फलौदा गांव में गाजर की खेती के बारे में जानकारी लेने के बाद अब मैं पहुंच गई हूं मेरठ के अमर जवान ज्योति शहीद स्मारक और राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय में। मेरठ एक ऐसा शहर जिसका इतिहास भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यहीं से शुरुआत हुई थी 1857 की क्रांति की। एक ऐसी क्रांति जिसने बाद में एक स्वतंत्रता आंदोलन का रूप ले लिया था। इसी क्रांति में शहीद हुए हमारे सैनिकों और शहादत दी हुई उन जवानों के योगदान को अमर बनाने के लिए यहाँ पर स्थापना की गई है शहीद स्मारक की। तो आइए आपको रूबरू करवाते हैं उन यादों से जो कहीं ना कहीं हमारे अंदर देशभक्ति की भावना जरूर जगाएंगी। इस संग्रहालय में न केवल मेरठ बल्कि पूरे देश के स्वतंत्रता संग्राम संघर्ष की कहानियों को तस्वीरों, पुतलों और चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। इनके प्रदर्शन के लिए यहाँ कई दीर्घाएं यानी गैलरीज बनाई गई हैं।
इस गैलरी में दिल्ली, कानपुर और लखनऊ में उस दौरान हुई घटनाओं को दिखाया गया है। ये सभी जीवंत लगती हैं। यहाँ एनफील्ड राइफल और कारतूस के चित्र भी हैं, जिन पर सूअर की चर्बी लगाई गई थी और वो 1857 की क्रांति का मूल कारण बने थे। उस दौरान ब्रिटिशों और आम नागरिकों के बीच हुए संघर्षों का भी प्रदर्शन यहाँ किया गया है। साथ ही उस समय से जुड़ी छोटी से छोटी जानकारी यहाँ दी गई है। आगे बढ़ने पर मैंने देखा कि एक और दीर्घा में रॉयल आर्टिलरी लाइंस की घटनाएं, बंगलों पर हुए हमलों और ऐसी अनगिनत जानकारियां यहाँ दी गई हैं। बिहार में इस स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वीर बाबू कुंवर सिंह का भी यहाँ वर्णन किया गया है। इन्हें 80 वर्ष की उम्र में भी लड़ने और विजय प्राप्त करने के लिए जाना जाता है। इसके साथ ही देश के स्वतंत्रता संग्राम में प्राण न्यौछावर करने वाले वीर वीरांगनाओं जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मौलवी अहमदुल्ला शाह, तात्या टोपे इत्यादि के बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ आकर हर पीढ़ी के लोगों को प्रेरणा तो मिलती ही है, साथ ही देश के गौरवशाली इतिहास को जानने का मौका भी मिलता है। इस परिसर में प्रवेश करते ही आपको नजर आएगा महान सपूतों के बलिदान की वीर गाथा सुनाता हुआ सफेद संगमरमर से बना शहीद स्मारक, जिसके शीर्ष पर अशोक चिन्ह स्थापित है। यहाँ अमर जवान ज्योति प्रज्वलित है। साथ ही मंगल पांडे की हाथ में बंदूक लिए प्रतिमा भी है। मंगल पांडे, जिन्होंने अपने साथी सिपाहियों के साथ मिलकर सबसे पहले आजादी का बिगुल बजाया था। तो अभी हमने जाना शहीद स्मारक और यहाँ के संग्रहालय के बारे में। उम्मीद है आपको ये जगह पसंद आई होगी। तो जब भी आप अगली बार मेरठ आएं तो यहाँ जरूर आएं। पशुओं की सुरक्षा का पहरेदार, माटी का लाल, जन धन का रक्षक, अपना पशु चिकित्सक। रविवार शाम 6:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। अब हम पहुंच गए हैं उस जगह पर जहां पर गजरबत बनाने की सारी तैयारियां की जा चुकी हैं और सतबीरी जी हैं हमारे साथ जो हमारी मदद करेंगी व्यंजन बनाने में। तो सतबीरी जी, अभी आप क्या कर रही हैं? ये गजरबत बना रहे हैं। तो मतलब गजरबत बनाने की शुरुआत होती है गाजरों को कद्दूकस करने से। क्या बात है। अब जैसे काफी गाजर तो आप कद्दूकस कर ही चुकी हैं, तो बाकी गाजर मैं करूँ? हाँ जी करो। तो जरा परात इधर दीजिए, लाइए। सतबीरी जी, आप इस गांव में कब से हैं? हो गए जी 30 साल। 30 साल। तो गाजर की सब्जी जो बनाते हो आप, तो आलू के साथ बनाते हो या फिर? हाँ जी, आलू के साथ ही। उसमें चाहे कुछ भी घेर सकते हैं, हम मटर कुछ भी घेर सकते हैं। और गाजर की सब्जी हो टेस्टी लगेगी बढ़िया। तो अब ये हमारी जो गाजर है वो कद्दूकस हो चुकी है। अब हमें इसे कढ़ाई में डालना है। तो अब इसमें लगभग कितनी डलेगी चीनी? सारी डलेगी। सारी डलेगी। तो डाल दो।
सतबीरी जी, हाँ जी। ये बताइए कि गाजर का हलवा और गजरबत में क्या फर्क है? गजरबत में तो इतने लागत नहीं लगती, वो जल्दी बन जा गजरबत। अच्छा, हलवे में टाइम लगा ज्यादा। अच्छा, जैसे कि हाँ। हलवे में हम ये- सबसे पहले गाजर को ही पकाते हैं हाँ जी। और चीनी बाद में डालते बाद हैं। में डालते हैं। उसमें फिर दूध भी गिर रहा है, तो फिर उसमें सब सामान गिरते हैं जी, उसमें जो मेवा है। गजरबत में इतना नहीं डलता। अच्छा अच्छा, यानी आप कह रही हैं कि हाँ। गाजर के हलवे में हम जो खोया डालते हैं हाँ। और बाकी के जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो डालते हैं, तो इसमें इतना सब कुछ नहीं डलता। हाँ, इसमें नहीं डलता इतना। अच्छा, तो अभी जैसे हमने इसमें चीनी डाल दी है हाँ जी। और गाजर तो इसमें पकी रही है, तो हाँ। ये कब तक ऐसा रहेगा? अभी कब तक चलाना पड़ेगा इसे? बस जब इतने गाजर नहीं बनने की, ये मतलब पूरी तरह सीजने की नहीं, तो उतनी देर इसमें ऐसे ही चलाए जाएंगे इसे। अब ये जो हमारा जो गजरबत है वो लगभग तैयार हम कर ही रहे हैं, तो इसके लिए आंच अभी इतनी चलेगी या फिर थोड़ी सी हम, तेज करेंगे आँच इसमें अभी, ताकि हमारी ये जो चाशनी है ये अच्छे से पक जाए? आपने बताया था कि नारियल जो है गोला वो भी डलता है, तो उसे कद्दूकस करना पड़ेगा। गोला है हमारे पास। अच्छा, ये तैयार हो गया है क्या अभी? हाँ, तैयार हो गया। तो अब क्या करेंगे हम? अब इसमें नीचे तार का मावा डलेगा। अच्छा, अब मावा है ना, तो ये रहा हमारे पास मावा। अच्छा, और इसको उतारने के बाद भी चलाते रहना है ना, क्योंकि कढ़ाई हमारी गर्म होती है। तो इसमें कितना डालना है? सारा। सारा। तो ये हमारा सारा मावा इसमें हमने डाल दिया है। जो हम, अच्छा, ये आंच में से उतारने के बाद क्यों डाला? क्योंकि इसमें फिर ये लग जा ज्यादा, अच्छा, ये फिर जल जाओ, क्योंकि मावा है ना, जल जाओ। इसमें उतार, इसे नीचे ही गिरना चाहिए, नीचे उतार के जब ये बन जा, इसमें नीचे ही डालना। तो यानी कि अब हमें दोबारा आंच पे नहीं चढ़ाना है इसे। नहीं, बस अब बन गए। तो अब हम इसमें गोला गोला डालेंगे, फिर से इसको चला दें। तो हमारा गजरबत अब एकदम तैयार है जी, और ये हमने देवता को अर्पण कर दिया है हमारा गजरबत। और अब आप रुकिए, ये मैं आपको चखाती हूँ, आपको मैं देती हूँ। तो ये हमारा गजरबत तैयार है, और खा के बताइए कि कैसा बना है। बहुत ही बढ़िया बना। मतलब कितना बढ़िया? बहुत बढ़िया बना, गरम गरम, बहुत स्वादिष्ट लग रहा। तो अब टेस्ट करके देखा हाँ। जाए। अब सब टेस्ट करो। मैं भी शरबत टेस्ट करके देखती हूँ, और खा के देखा जाए। भाई, मेहनत है, मेहनत का फल मीठा होता है, इसे ही कहते हैं। भाई, बहुत टेस्टी है। मतलब मैं क्या बताऊं, मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि मेरा भी हाथ ऐसे बनाने में, लेकिन वाकई में बहुत टेस्टी है। इसमें जो गाजर का स्वाद, फिर जो चीनी हमने पकाई है उसका स्वाद, और ऊपर से जो मावा और हमने गोला डाला है कद्दूकस करके, बहुत बेहतरीन स्वाद आ रहा है। और हाँ, ये गाजर के हलवे से अलग है, मैं मानती हूँ। बहुत टेस्टी है। सतबीरी जी, आपने इतना वक्त दिया और गजरबत बनाना सिखाया, और साथ में आप बैठी रही, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बागबान की रसोई का ये सफर जारी रहेगा। फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही। मैं मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में एक नई जगह, नई फसल और नए पकवान के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।